आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद। तो हम लोग शुरू करते हैं। भाग पहला है जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें शामिल है। भाग 2 है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। भाग 3 है जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। भाग 5 संघ सरकार के बारे में बात की गई है। भाग 6 जो है राज्य सरकार के बारे में बात की गई है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 9 पंचायत के बारे में। भाग 9 का क ये नगर पालिकाओं के बारे में है। भाग 9 का ख सहकारी समितियों के बारे में है। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के विषय में है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद के विषय में है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं। भाग 14 का क अधिकरण के बारे में। भाग 15 निर्वाचन के विषय में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा के बारे में। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में। भाग 19 प्रकीर्ण के बारे में। भाग 20 संविधान के संशोधन के बारे में। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। तो आइए अब हम अनुसूची के बारे में जानते हैं। प्रथम अनुसूची जो है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक शामिल है, जिसमें राज्य संघ के राज्य क्षेत्र एवं राज्यों की सूची दी गई है। अनुसूची दूसरी जिसमें अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 146, 164 का 5, 186, 221 ये अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। इसमें परिलब्धियां एवं भत्ते, विशेषाधिकार एवं इनमें संबंधित प्रावधान है। इसको हम लोग साधारण इसमें वेतन और भत्ते के नाम से भी जानते हैं। अनुसूची तीसरी इसमें 75 का क्लॉज 4, 99, 124 का क्लॉज 6, 148 का क्लॉज 2, 164 का क्लॉज 3, 188 और 219 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में जानकारी है। चौथी अनुसूची जिसमें चौथे का क्लॉज 1 और 80 का क्लॉज 2, इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में 244 का क्लॉज 1 अनुच्छेद शामिल है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठा अनुसूची जो है जिसमें 244 व 275 अनुच्छेद शामिल है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी जानते हैं। सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित विषय के बारे में जानकारी दी गई है। आठवीं अनुसूची जिसमें है 344 का क्लॉज 1 और 351 जिसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तेलुगु, उर्दू और तमिल भाषाएं शामिल हैं। नवीं अनुसूची जिसमें 31 का क्लॉज 6 इसमें सभी अनुच्छेदों को रखते हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त रखना हो। परंतु वर्ष 2007 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा IR कोलो बनाम तमिलनाडु राज्य के में अनुसूची 9 को अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 एवं संविधान के मूल ढांचे के हनन पर न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे के बाहर रखा गया कि इन पे पुनरावलोकन हो सकता है। ये प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 51 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा
जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 102 का क्लॉज 2 और 191 का क्लॉज 2 शामिल है, जिसमें दल बदल आधारित संसद एवं विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है, जिसको दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें 243 का क्लॉज 6 इसमें शामिल है, जिसमें पंचायती राज जो ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में है। और 12वीं अनुसूची जिसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 243 का ब अनुच्छेद शामिल है, जिसमें नगरपालिका या नगरीय स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे भाग 1 संघ और उनका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है। भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के द्वारा आपसी समझौते से नहीं हुआ है। भारत में राज्यों का निर्माण एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। चूंकि राज्यों ने संघ का निर्माण नहीं किया है, इसलिए उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 2 संघ किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। ये वीरवाड़ी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को समर्पित कर सकता है। जैसे नए राज्यों की। और ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में विलय किया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। 2015 में भारत के संविधान में 100 संशोधन करके भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 गलियारा और बांग्लादेश ने भारत को 51 गलियारे दिए। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण। संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। प्रस्ताव नए राज्य बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। राष्ट्रपति प्रस्ताव को संबंधित राज्यों के पास भेजता है और वो उसके राज्य को विचार करने के लिए बोलता है, और राष्ट्रपति इसके लिए समय सीमा भी तय करता है और इसे साधारण विधेयक से पारित किया जाता है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन। नए राज्य के विपक्ष में तर्क। बार बार नए राज्य बनने से पुनः नए राज्य की मांग शुरू हो जाती है एवं अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। अधिकांश संख्या में राज्य होने से राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो नक्सलवाद और आतंकवाद को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अधिकांश संख्या में राज्य होने से राष्ट्रीय योजना के महत्व को क्रियान्वित करने में बाधा आती है। और अधिकांश संख्या में राज्य होने से सीमा विवाद और जल विवाद को भी बढ़ावा मिलता है। और नए राज्यों के पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं, जैसे नए राज्य का निर्माण भारतीय संविधान में बहुलवादी स्वरूप के अनुकूल है। छोटे राज्यों को प्रशासन जनता के अधिक निकट और अधिक उत्तरदायी होता है। इससे राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 संसद कार्य करेगी तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। 368 अनुच्छेद के बारे में आप जानते हैं, ये संविधान का संशोधन है और ये भाग 20 में दिया गया है। अब भाग 2 नागरिक। इससे पहले हम लोग भाग 2 के बारे में जाने। हम लोग देखें कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत के साथ है। रियासतें और भारत के साथ विलय का एक अस्थायी व्यवस्था थी। जब भारत की रियासतें और भारत के साथ एक विलयकारी अव्यवस्था थी, क्योंकि राज्यों के बीच असमान विकास और कुछ राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। संविधान सभा ने मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था, A, B, C and D।
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार देने के लिए धर आयोग का गठन किया गया था, जो हुआ था 1948 में। आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की, न कि भाषाई आधार पे। और उसके बाद से JVP कमेटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से सीतारमैया कमेटी 1948 में भी बनी गई। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को नकार दिया। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। भाषा के आधार पे पहला राज्य बना। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें 3 लोग थे। पहले जस्टिस फजल अली जो इसके हेड थे। और उसके बाद हैं KM पनिक्कर, और आते हैं HN कुंजरू। ये KN पनिक्कर और AN कुंजरू इसके सदस्य थे। फजल अली इसके हेड थे, KN पनिक्कर सदस्य थे और HN कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने संविधान सभा के द्वारा राज्यों के वर्गीकरण को खारिज कर दिया तथा भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत करने की बात की। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश की पहली अनुसूची में शामिल किया, जो थे आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मैसूर। ये थे राज्य। और अब आगे हम लोग यूटी पे, केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। और एक था लास्ट लैकोडीव, यानी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। भाषाई आधार पर राज्यों के लाभ। भाषाई आधार पे भाषाई आधार पहला होगा सांस्कृतिक एकता मिलेगी। दूसरा, अंग्रेजी भाषा 1956 में अंग्रेजी प्रशासन की भाषा हुआ करती थी, जिसे बहुत कम लोग जानते थे या समझ पाते थे। परंतु जब राज्य की अपनी भाषा हो जाएगी तो अपने में समन्वय करना या जनता के प्रति सूझबूझ, जनता को हम लोग अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषा
का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषा का विकास, ये होता है क्षेत्रीय भाषा का विकास। और उसके बाद से भाषाई आधार पे होने वाली हानियाँ, इन हानियों के बारे में, हानियाँ ये हो जाएंगी कि हम लोग अपनी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब हर राज्य की अपनी एक भाषा होगी तो ये कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं हो पाएगी। और दूसरा ये हो जाएगा कि संकीर्ण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, संकीर्ण क्षेत्रवाद को बढ़ावा। छोटे राज्य की मांग किस हद तक सही है, छोटे राज्य की मांग किस हद तक सही है, तो इसको दो तरीके देंगे। पहला तो विकास, कि विकास कैसा हो रहा है, और दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा, की प्रशासनिक सुविधा वहाँ पे कैसे मिल रही हैं। प्रशासनिक सुविधा। भाग 2, नागरिकता। संविधान लागू होते समय कौन भारत का नागरिक था, कौन नहीं था। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान प्रारंभ होने पर जो भारत में था उसको नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार दिया गया कि भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान तय करेगा। नागरिकता संघ सूची में रखी गई। संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिक होता कौन है? नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राजनीतिक समाज को पूर्ण सदस्यता प्राप्त करता है, यानी कि उसे सारे विधिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके प्रमुख प्रावधान। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के 5 तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म से नागरिकता प्राप्त, यानी बाई बर्थ। ऐसा प्रत्येक शिशु जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेता है और उसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हों तो उसको जन्म से नागरिकता मिल जाती है। रक्त संबंध के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जन्म लिए शिशु जिसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हों तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, आवेदन के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। भारतीय मूल से विवाह करने वाला विदेशी भारतीय मूल का व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से तात्पर्य एक ऐसे विदेशी से है जिसके पूर्वज भारत के निवासी थे। यदि वे 7 वर्ष तक निवास करता है तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता। यदि कोई अन्य विदेशी व्यक्ति 12 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। और 5वां, विलय के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। यदि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाता है तो उसके निवासियों को भारत सरकार के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता कैसे खत्म होती है? नागरिकता पहला तो व्यजन यानी स्वेच्छा से परित्याग कर देना। दूसरी समाप्ति होती है अन्य देश नागरिक सदस्यता ग्रहण की तो यानी कि दोहरी नागरिकता, यहाँ का भी ले ले और बाहर का भी ले ले तो उससे समाप्त हो जाती है। तीसरा, वंचित करना। भारत में विभिन्न आधारों पर समाप्त हो जाती है नागरिकता, ये जन्मजात लागू नहीं होती है। दोहरी नागरिकता का मुद्दा। दोहरी नागरिकता का मुद्दा क्या है? 2003 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और
10 देशों के पीआईओ के लिए ओसीआई का प्रावधान किया गया। 2005 में यह सुविधा सभी देशों के पीआईओ को दे दी गई, लेकिन 2 देशों को छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भारत की समुद्र पारीय नागरिकता। ओसीआई के कारण इस विवाद का जन्म हुआ, क्या भारत दोहरी नागरिकता को अपना चुका है? ओसीआई यदि एक विदेशी होता है लेकिन उसे भारत में कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो अन्य विदेशी को प्राप्त नहीं हैं। उन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चाहे जितनी बार भी आए। दूसरा, शिक्षा संस्था में उनके बच्चों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। उन्हें भारत में पूंजी निवेश के संदर्भ में अन्य विदेशियों की तुलना में कुछ छूटें हासिल हैं। भारत में कृषि भूमि तथा चारागाह को छोड़कर कोई भी संपत्ति वो खरीद सकते हैं। वो भारत में किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं, परंतु किसी भी राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्हें सैन्य सेवाओं में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ओसीआई को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसे भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाले सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वह भारत के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है, वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को धारण नहीं कर सकता है। 2015 में भारतीय नागरिक अधिनियम में संशोधन किया गया और पीआईओ और ओसीआई का विलय कर दिया गया और दोनों को मिलाकर ओसीआई कार्ड होल्डर योजना लागू की गई, जिसके तहत अब भारतीय मूल के सभी विदेशियों को केवल एक ही दर्जा प्राप्त है और वह है ओसीआई कार्ड होल्डर का दर्जा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया और यह प्रावधान दिया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए पाकिस्तान से आए बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जैसे कि नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 वर्ष भारत में रहना जरूरी है। अवैध घुसपैठी भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रावधान केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश के संदर्भ में है। धर्म के आधार पर 6 समूहों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी शामिल हैं। आलोचना। भारत के इतिहास में पहली बार अवैध घुसपैठियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे भारत में अवैध घुसपैठियों को प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में भी अवैध शरणार्थी भारत में आते रहेंगे। भारत में जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए ऐसे कदम सही नहीं हैं। यह पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध है क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता दी गई है। एक प्रमुख धार्मिक समुदाय मुस्लिम को नागरिकता से वंचित रखा गया है। भारत के संदर्भ में प्रदत्त समानता को मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। पक्ष में भारत सरकार का तर्क। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए व्यक्तियों को संरक्षण देने का प्रयास करती है। जिन देशों को इसमें चुना गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो मुस्लिम बहुल देश हैं और इन देशों का राजकीय धर्म इस्लाम है। अतः इन देशों में कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सकता है। इसे भेदभाव मूलक नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि विदेशी को धर्म के आधार पर विशेष कारणों से धर्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। मौलिक या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। यह भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें शामिल है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के एक मौलिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है।
इसकी विशेषताएं फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15 जो विभेद के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 29 35 सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। और इसमें आ जाएगा आर्टिकल 326 मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। और नागरिक प्लस विदेशी। अनुच्छेद 21 अधिकांश मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके तहत संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300A में लाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का ए शिक्षा का अधिकार, जिसको हम लोग मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद शामिल है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19, 20, 21 का ए और 22 अनुच्छेद शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 एवं 28 अनुच्छेद शामिल है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार एक व्यक्ति का दावा होता है जिसे कानूनी आयाम, एक व्यक्ति का दावा होता है जो कानूनी आयाम होता है। और अधिकार सामूहिक जीवन की 2 परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ये नैतिकता का आयाम है। ह्यूमन राइट्स, मैन मतलब बायोलॉजिकल एनिमल और ह्यूमन मतलब सोशोलॉजिकल इंटेंटिटी। मानवाधिकार, मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो गरिमापूर्ण मानवीय अस्तित्व के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक को इसका फादर ऑफ इंग्लिश लिबरलाइजेशन माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीने का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये निरंकुश अधिकार होते हैं। और ये निरंकुश इसलिए होते हैं क्योंकि ये अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए न तो राज्य या कोई व्यक्ति इन अधिकारों को किसी व्यक्ति से छीन सकता है। इन्हें किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से किसी वृक्ष को पत्ते देने, फूल या फल देने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त किए बिना उससे इन अधिकारों को नहीं लिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता को मानव अधिकारों के महत्व का एहसास हुआ। 10 दिसंबर 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया, UDHR। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। यह घोषणा विश्व में मानवाधिकारों का स्रोत है। इसमें एक प्रस्तावना तथा 30 उपबंध हैं। घोषणा में विभिन्न प्रकार के अधिकार ऐसे सामाजिक, नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार बाध्यकारी नहीं हैं, परंतु घोषणा में सभी व्यक्तियों के लिए और सभी देशों के उपबंधी का समान मानक निहित है। सभी लोकतांत्रिक देशों में यह आशा की जाती है कि वे अपने संविधान में अधिक से अधिक मानव अधिकारों को शामिल करें और अपने यहाँ रह रहे लोगों को प्रदान करें।
मानवाधिकार। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है? मूल अधिकारों की प्रकृति, मूल अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, यानी कि ये मूल अधिकार न्यायोचित हैं। दूसरा, ये राज्य के लिए नकारात्मक अपेक्षाएं हैं क्योंकि मूल अधिकारों में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और तीसरा, ये अधिकार निरंकुश नहीं है तथा इन पर तर्क संगत यानी युक्ति युक्त प्रबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों के आधार, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, लोक व्यवस्था शिष्टाचार या सदाचार बनाए रखने के लिए, मानहानि के लिए, न्यायालय की अवमानना करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत संघ की संसद और सरकारें, प्रांत का विधानमंडल और प्रांत की सरकारें, स्थानीय संस्थाएं, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था। न्यायिक समीक्षा या तथा मूल अधिकार। न्यायिक समीक्षा न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके अंतर्गत वह कार्यपालिका के निर्णयों अथवा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है तथा संविधान के प्रावधानों के अनुकूल न होने पर उसे निरस्त घोषित कर सकती है। न्यायिक समीक्षा की शुरुआत अमेरिका में हुई। मरबरी वर्ष और मेडिसन केस में 1803 में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के द्वारा पारित न्यायिक अधिनियम को निरस्त घोषित कर दिया था। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के पास है और न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कार्यपालिका के निर्णयों तथा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 13, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है। ऐसा प्रत्येक कानून जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता है उस सीमा तक वह अवैध होगा। अनुच्छेद 13 के संबंध में, अनुच्छेद 13 के संबंध में पृथक्करणियता का सिद्धांत दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी, जिसमें अनुच्छेद 13 का पृथक्करणियता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1, इसे संविधान के प्रावधानों से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उसी मात्रा में शून्य होंगी या निरस्त होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले की विधियां, और ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या उन्हें कम करती हो। इस खंड में उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि जो मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती है वो अवैध मानी जाएगी, ये है संविधान लागू होने के पश्चात। संविधान लागू होने के पश्चात, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में मौलिक अधिकारों में संशोधनीयता संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन करके उन्हें कम या समाप्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संशोधनीय योग्य है या नहीं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस 1951, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकारों के सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह केस बनाम राजस्थान राज्य केस 1965, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए निर्णय पर कायम रही कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967। 11 जजों की बैठक ने 6-5 के बहुमत से यह न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ केस में न्याय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-5 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ पर रहेगा नहीं कर सकती है। पीठ क्या होती हैं? एकल पीठ सिंगल जज, एक हाई कोर्ट के जज रहेंगे और सबऑर्डिनेट कोर्ट के। दूसरा होता है डिवीजन बेंच, जिसमें खंड पीठ होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और हाई कोर्ट के जज। अगर स्पेशल केस है तो एक जज, एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के जज। संवैधानिक पीठ क्या होती है? जिसमें 5 से ज़्यादा जज में होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवरलिविंग, भविष्य लक्ष्य प्रभाव का सिद्धांत दिया। यानी निर्णय का प्रभाव आगामी समय से होगा, न कि किसी पिछली तारीख से। गोलकनाथ केस के निर्णय की प्रतिक्रिया के रूप में संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, जिसमें संविधान में अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 को शामिल किया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी अन्य शब्दों में, संविधान में किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि या कानून नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 368 की प्रकृति में भी बदलाव किया गया तथा संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दी गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1971। 13 जज जो 7 और 6 के बहुमत से। उच्चतम न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। न्यायालय ने इस केस में आधारभूत ढांचे का कोई विवरण नहीं दिया। भविष्य में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर निम्नलिखित विषयों को संविधान का आधारभूत ढांचा समझा जा सकता है, जैसे देश की संप्रभुता, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, गणतांत्रिक तथा संसदीय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा समाजवाद, संविधान की सर्वोच्चता, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन, विधि का शासन, मूल अधिकारों तथा राज्य के निर्देशित तत्वों के बीच संतुलन। आधारभूत ढांचे का अर्थ यह था कि उनके संदर्भ में उन भागों से है जिसके बिना संविधान की वास्तविक प्रकृति में बदलाव हो जाएगा, यानी संविधान अपने मूल स्वरूप को खो देगा। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में मदद की तथा भविष्य में संविधान का विकास कैसे हो, किस दिशा में हो, इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार केस 1980। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के निर्णय को कायम रखा। नोट: संविधान की 9वीं अनुसूची की पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी विषय पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। विशेष बहुमत उपस्थित एवं मतदान देने वालों के कुल के आधे से एक कम न हो। मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 358 के अंतर्गत युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाना। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक अन्य उद्घोषणा के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।